मुख्यमंत्री ने युवाओं से कौशल बढ़ाने का किया आह्वान। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube और Facebook पेज पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब व Facebook पेज को फॉलो नहीं किया है, फॉलो कर लें व वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करें। हुनरमंद को हर हाल में देंगे नौकरी, योगी। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन सरकार हर हाथ को काम, हर हाथ को रोजगार के उद्घोष को साकार कर रही है। यूपी में नौकरी और रोजगार की कोई कमी नहीं है। युवा अपनी अभिरुचि के अनुसार क्षेत्र का चयन कर खुद को प्रशिक्षित करें। हुनरमंदों को रोजगार और नौकरी की गारंटी सरकार लेगी। मुख्यमंत्री रविवार को मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित वृहद रोजगार मेला एवं सेवायोजित प्रशिक्षणार्थियों के नियुक्ति पत्र वितरण और स्वरोजगार के लिए 500 करोड़ रुपए के ऋण वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उप कौशल विकास मिशन, श्रम सेवायोजन विभाग एवं राजकीय ITI के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जब हर हाथ को काम, हर खेत को पानी का नारा दिया था, तब लोग इसे पूरा हो पाना असंभव मानते थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने इसे हकीकत में बदल दिया है। डबल इंजन की सरकार बिना भेदभाव हर हाथ को काम उपलब्ध करा रही। PM ने भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के लिए जनधन खाते खुलवाए, DBT से धनराशि अंतरित कर डिजिटल इंडिया से गाँवों को जोड़ हर व्यक्ति को सक्षम बनाया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बड़ी कंपनियों में अलग अलग पदों पर लाखों रुपए के सालाना पैकेज पर नियुक्त हुए 20 युवाओं को नियुक्ति दिया। साथ ही स्वरोजगार के लिए बड़ौदा यूपी बैंक की तरफ से 6 लाभार्थियों को ऋण भी वितरित किया। योगी ने कहा कि वृहद रोजगार मेले में आए जिन युवाओं को रोजगार नहीं मिला, उन्हें PMCM इंटर्नशिप योजना से जोड़ा जाए। युवाओं को मानदेय भी दिया जाए। आधा हिस्सा सरकार, आधा संबंधित इंडस्ट्री देगी। 51 बसों को रवाना किया। अयोध्या मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति अभियान के तहत अयोध्या में मिशन महिला साथी का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने 51 साधारण बसों DS6 को रवाना किया। इन बसों में चालक व परिचालक का कार्य महिलाओं द्वारा ही संचालित किया जाएगा। संतों का लिया आशीर्वाद। अयोध्या मुख्यमंत्री योगी रायगंज स्थित दिगंबर जैन मंदिर पहुंचे। इस दौरान जैन धर्म की सर्वोच्च साध्वी ज्ञानमती माता से भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण किया। CM ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास महाराज से भेंट कर आशीर्वाद लिया। युवाओं को CM ने नियुक्ति पत्र दिया। कार्यक्रम में 1000 से ज्यादा रिक्तियां वृहद रोजगार मेले में। 34-20 दुस्साहस हाईवे पर युवकों ने डॉक्टर को चाकू से गोदा। मेरठ NH 58 पर खतौली के पास रविवार दोपहर मोदीपुरम निवासी डॉक्टर पर कुछ युवकों ने चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। आरोपियों से जान बचाकर डॉक्टर मेरठ की ओर कार लेकर भागे और सिवाया टोल पहुंच गए। टोल कर्मियों और पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि हमलावर डॉक्टर के साथ ही कार में ही सवार था। लेन देन के विवाद में हमला किया गया। मोदीपुरम स्थित A to Z कॉलोनी निवासी डॉक्टर विवेक चौधरी की तैनाती मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल में चल रही है। डॉक्टर विवेक रविवार को मेरठ आ रहे थे। डॉक्टर का आरोप है कि खतौली बाईपास पर कुछ युवकों ने कार के शीशे पर पहले अंडा मारा और फिर डॉक्टर को घेर लिया। आरोपियों ने विवेक से मारपीट करते हुए गोली चला दी, लेकिन गोली मिस हो गई। आरोपियों ने डॉक्टर विवेक के पेट पर चाकू से कई वार किए और फरार हो गए। डॉक्टर को घायल देख मचा हड़कंप। खतौली बाईपास पर भैंसी तिगाई के पास हुए हमले में डॉक्टर विवेक चौधरी जैसे ही टोल पर पहुंचकर कार से लहूलुहान हालत में बाहर निकले तो आसपास मौजूद टोल कर्मचारी दौड़े और वहीं तैनात पुलिस को बुलाया गया। इसके बाद घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर विवेक ने खुलासा किया कि उनका दौराला निवासी हर्ष से लेन देन का विवाद चल रहा है। हर्ष पर बड़ी रकम उधार है और रकम वापस मांगने पर आरोपी धमकी दे रहा था। डॉक्टर विवेक ने बताया कि उनकी कार को विवेक और उसके साथी ने रुकवाया था। इसके बाद हमला किया। बताया कि वह मुजफ्फरनगर से मेरठ अपने घर आ रहे थे और इस दौरान हमला किया गया। फिलहाल डॉक्टर विवेक को जसवंत राय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत गंभीर बताई गई है। एक डॉक्टर पर कुछ लोगों ने हमला किया। इसी हर्ष से लेन देन के विवाद में वारदात को अंजाम देना बताया गया है। पुलिस घटना को लेकर तस्दीक कर रही है। घटनास्थल कहाँ का है और कौन आरोपी थे, इस संबंध में छानबीन हो रही है। मुजफ्फरनगर की सीमा हुई तो संबंधित पुलिस अधिकारियों को सूचना दी जाएगी। पीयूष सिंह SP सिटी। कांग्रेस से तालमेल के बिना सपा मध्य प्रदेश में 50 सीटों पर लड़ेगी। केवल लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस सपा इंडिया गठबंधन में साथ। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सहयोग के ऐलान के बावजूद समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बिन समझौते ही 50 सीटें लड़ने की तैयारी में है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 18 प्रत्याशियों की एक और सूची जारी करने का संकेत दिया है। इसे सपा व कांग्रेस के बीच फ्रेंडली फाइट माना जा रहा है, लेकिन दोनों दल लोकसभा चुनाव में साथ साथ होंगे। मध्य प्रदेश सपा के कई नेताओं ने रविवार को पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात कर कई सीटों व संभावित प्रत्याशियों पर चर्चा की और वहां भाजपा व कांग्रेस के अलावा बसपा व आम आदमी पार्टी की रणनीति के बाबत जानकारी दी। केंद्रीय नेतृत्व द्वारा दखल देने के बाद अब कांग्रेस मध्य प्रदेश में सपा कांग्रेस विवाद को तूल नहीं देना चाहती है और इसे दोनों दलों के बीच फ्रेंडली फाइट माना जा रहा है। क्या मध्य प्रदेश में प्रचार करने जाएंगे अखिलेश? अब सवाल है कि हालिया विवाद के बाद क्या अखिलेश यादव मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों का प्रचार करने जाएंगे? अगर वह वहां प्रचार करते हैं तो जाहिर है कि उनके निशाने पर भाजपा ही होगी। सपा राजस्थान व छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस से तालमेल के बगैर कुछ सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। PDA से आएगा इंकलाब अखिलेश।
लखनऊ अखिलेश यादव ने एक बार फिर पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के जरिए 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, 24 का चुनाव पीडीए का इंकलाब। अखिलेश ने रविवार को एक्स पर उपरोक्त संदेश लिखने के साथ सपा कार्यकर्ता की तस्वीर शेयर की है, जिसकी पीठ लाल व हरे रंग में रंगी हुई है। उस पर लिखा, मिशन नेता मुलायम सिंह यादव अमर रहें, पीडीए सुनिश्चित करेगा कि इस बार चुनाव में अखिलेश यादव की जीत हो। वहीं एक अन्य बयान में अखिलेश ने कहा है कि भाजपा सरकार में दबंगों और अपराधियों को खुली छूट मिली हुई है। तीसरे दिन माता के 64 रूपों की पूजा, भक्तों ने की 9 घट की स्थापना, प्रतिदिन बढ़ती जा रही है श्रद्धालुओं की भीड़। हस्तिनापुर कस्बे में चल रहे मां दुर्गा पूजा महोत्सव में रविवार को तीसरे दिन भक्तों द्वारा मां दुर्गा की 9 घट की स्थापना की गई। साथ ही माता 64 रूपों की पूजा अर्चना की गई, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। पूजा महोत्सव में दिन प्रतिदिन श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है और माता के दरबार में अपनी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। महोत्सव के तीसरे दिन बंगाली बाजार स्थित सार्वजनिक दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना के पश्चात विधानाचार्य अमित कृष्ण ने अष्टमी पूजन का महत्व बताते हुए कहा कि आज माता के ब्रह्माणी, इंद्राणी, भैरवी, गौरी, नारो, चंडिका, रुद्री, सिंधी, कालिका, स्वर्ण मंगला, चामुंडा, शाकुंभरी, जयंती समेत 64 रूपों की पूजा की गई। उन्होंने माता के कई रूपों से जुड़ी पौराणिक कथाएं भी सुनाई। कार्यक्रम में दुर्गा वंदना की भावपूर्ण प्रस्तुति की गई। साय के समय ढोल नगाड़ों से की गई माता की आरती के समय पंडाल अध्यात्म के सागर में डूब गया। इसके बाद रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसमें बच्चों ने धुनुची नृत्य किया, जो आकर्षण का केंद्र रहा। कमेटी अध्यक्ष चंदन साधु ने बताया कि महोत्सव में भाग लेने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु पहुंच गए हैं। दशमी तक श्रद्धालु माता के दरबार में पहुंचकर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। वहीं कस्बे की बी ब्लॉक रामकृष्णा बांग्ला एकेडमी में भी पूजा महोत्सव चल रहा है। धूमधाम से निकाली मां की शोभा यात्रा सरधना। रविवार को दुर्गा अष्टमी के अवसर पर नगर में बड़े ही धूमधाम के साथ मां दुर्गा की शोभा यात्रा निकाली गई। श्री राम तलैया मंदिर से शोभा यात्रा का शुभारंभ हुआ। देर शाम मंदिर पहुंचकर ही यात्रा का समापन हुआ। शुभारंभ प्रमुख समाज सेवी सूर्यदेव त्यागी, मलखान सैनी, नीरज गुप्ता व पंकज जैन ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। उसके बाद शोभा यात्रा को बैंड बाजों व सुंदर झांकियों के साथ नगर भ्रमण के लिए रवाना किया गया। शोभा यात्रा रामतलैया मंदिर से शुरू होकर चर्च रोड, पुलिस चौकी, बस स्टैंड, देवी मंदिर, गुजरान गेट, शहीद द्वार, गंज बाजार, कालंद चुंगी होते हुए शोभा यात्रा का समापन हुआ। महेश शर्मा, मुनेश पंडित, सुनील माहेश्वरी, महेंद्र सैनी, अनिल कुमार, विपिन कुमार, राजा राम मौजूद रहे। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक व आर के वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे राजू दास Facebook पेज को भी फॉलो कर लें। राजू_भाई। सेना को राजनीति से दूर रखे सरकार खड़गे। नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर ब्यूरोक्रेसी व सैनिकों के राजनीतिकरण पर आपत्ति जताई है। उन्होंने लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए सरकारी कर्मचारियों और सैनिकों के राजनीतिकरण वाले आदेशों को फौरन वापस लेने की मांग की है। भाजपा पर ब्यूरोक्रेसी और सैनिकों को राजनीतिक कार्यकर्ता और मार्केटिंग एजेंट में बदलने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, सभी अभिकरण संस्थान सहित पूरा प्रशासन आधिकारिक तौर पर प्रचारक बन गया है। पीएम को लिखे अपने 2 पेज के पत्र में खड़गे ने कहा, भारत सरकार के संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव जैसे उच्च रैंक के अधिकारियों को सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों को बताने के लिए देश के सभी 765 जिलों में रथ प्रभारियों के रूप में तैनात करना चिंता का विषय है। भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से रौंदा। न्यूजीलैंड अंतिम गेंद पर 273 पर आउट। शमी ने झटके 5 विकेट, रोहित ने 46 व विराट ने 95 रन बनाए। भारत ने आईसीसी विश्व कप मुकाबले में रविवार को यहां न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर लगातार 5वीं जीत दर्ज की। विराट कोहली ने शानदार 95 रन बनाए। अंकतालिका की 2 शीर्ष टीमों के बीच रविवार को धर्मशाला के खूबसूरत स्टेडियम में टक्कर काफी रोमांचक रही। पावर प्ले जहां भारतीय गेंदबाजों के नाम रहा तो 11 से 33 ओवर न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने धमाल मचाया। अंतिम ओवर भारत मोहम्मद शमी के नाम रहे। शमी के 5 विकेट के दम पर भारत ने डेरिल मिचेल के शतक के बावजूद न्यूजीलैंड को अंतिम गेंद पर 273 रन पर समेट दिया। न्यूजीलैंड एक समय 3 विकेट पर 178 रन बना बड़े स्कोर की ओर जाता दिख रहा था, लेकिन अंतिम 16 ओवर में उसने 95 रन जोड़कर शेष सभी विकेट गंवा दिए। डेरिल का 5वां शतक। डेरिल ने 130 रन की बड़ी पारी खेलने के साथ ही सचिन रविंद्र 75 के साथ तीसरे विकेट के लिए 159 रन जोड़े। यह इस मैदान पर किसी भी विकेट की सबसे बड़ी साझेदारी है। डेरिल ने करियर की सबसे बड़ी पारी में 127 गेंदें खेली और 5 छक्के और 9 चौके जड़े। उन्होंने वनडे में 5वां सैकड़ा लगाया। बुमराह ने दिया झटका। रोहित शर्मा ने टॉस जीत न्यूजीलैंड को बल्लेबाजी को कहा। फिर गेंदबाजों ने 9वें ओवर में 19 रन तक ही दोनों ओपनरों डेवोन कॉनवे 0-0 और विल यंग 17 को पवेलियन भेज दिया। कॉनवे सिराज की गेंद को फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पर श्रेयस के हाथों में खेल गए। यंग ने सिराज पर चौके से अपना और टीम का खाता खोला। उन्होंने बुमराह पर भी 2 चौके जड़े पर शमी की गेंद को विकेटों पर खेल बैठे। 30 रन में अंतिम 5 विकेट। कुलदीप ने कप्तान टॉम लैथम 5 को एलबीडब्ल्यू कर चौथी सफलता दिलाई। इसके बाद फिलिप्स 23 ने डेरिल के साथ 5वें विकेट के लिए 38 रन जोड़े। कुलदीप ने रोहित के हाथों फिलिप्स को कैच करवाकर पवेलियन भेजा। धर्मशाला में रविवार को शतक पूरा करने के बाद न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेरिल मिचेल। एजेंसी। सचिन का तीसरा 50
रचिन ने कुलदीप की गेंद पर 1 रन के साथ 56 गेंद में तीसरा अर्धशतक पूरा किया। डेरिल ने सिराज पर 1 रन के साथ 60 गेंद में 50 रन के आंकड़े को छुआ। सिराज ने 61 रन के स्कोर पर रचिन को एलबीडब्ल्यू किया, लेकिन डीआरएस पर फैसला बल्लेबाज के पक्ष में गया क्योंकि गेंद लेग साइड के बाहर पिच हुई थी। रचिन हालांकि फिर शमी की गेंद पर लॉन्ग ऑन पर गिल को कैच दे बैठे, जिससे साझेदारी का अंत हुआ। जडेजा ने छोड़ा कैच। रचिन और डेरिल ने पारी संभाल रन गति बढ़ाई। रचिन ने शमी पर 2 चौके मारे पर 12 रन के निजी स्कोर पर भाग्यशाली रहे, जब शमी की गेंद पर जडेजा ने पॉइंट पर उनका कैच टपका दिया। डेरिल ने 13वें ओवर में शमी पर चौके के साथ टीम का स्कोर 50 रन के पार पहुंचाया। टीम ने रनों का शतक 21वें ओवर में पूरा किया। डेरिल को 69 रन के स्कोर पर जीवनदान मिला, जब कुलदीप की गेंद पर लॉन्ग ऑफ पर बुमराह ने उनका कैच टपकाया। न्यूजीलैंड 50 ओवर 273/10। बल्लेबाज रन गेंद 4/6। कॉनवे श्रेयस सिराज 0-0-0-9-0/0। विल यांग शमी 17-27 3/0। रचिन गिल्ब शमी 75-87 6/1। डेरिल कोहली शमी 130-127 9/5। लैथम एलबीडब्ल्यू कुलदीप 05-07 1/0। फिलिप्स रोहित कुलदीप 23-26 0/1। चैपमैन कोहली बुमराह 06-08 0/0। मिचेल सेंटनर शमी 01-02 0/0। मैट हेनरी शमी 00-01 0/0। लॉकी फर्ग्यूसन रनआउट 01-05 0/0। ट्रेंट बोल्ट नॉकआउट 00-01 0/0। अतिरिक्त 15। विकेट पतन 1/9 2/19 3/178 4/205 5/243 6/257 7/260 8/260 9/273। गेंदबाजी जसप्रीत बुमराह 10-1 45-1। मोहम्मद सिराज 10-1 45-1। मोहम्मद शमी 10-0-54-5। रविंद्र जडेजा 10-0-48 0। कुलदीप यादव 10-0-73 2। शमी के नाम अब 2 बार 5 विकेट दर्ज। शमी विश्व कप के 48 साल के इतिहास में 2 बार 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज हैं। उन्होंने 2019 में इंग्लैंड के खिलाफ भी यह उपलब्धि हासिल की थी। शमी ने तीसरी बार वनडे में 5 विकेट लिए हैं, वहीं पिछले 3 मैच में दूसरी बार उन्होंने ऐसा किया। गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों के साथ ही सीरिया और वेस्ट बैंक के इलाकों पर हमला। इजरायल ने खोले नए मोर्चे। गाजा पट्टी इजरायल ने रविवार को लोगों को उत्तरी गाजा खाली करने की अंतिम चेतावनी दी। सेना ने कहा कि ऐसा न करने पर उन्हें आतंकियों का सहयोगी समझा जाएगा। दूसरी ओर इजरायली लड़ाकू विमानों ने गाजा में हमास के ठिकानों पर हमले किए, साथ ही सीरिया के 2 हवाई अड्डों और वेस्ट बैंक में मस्जिद को निशाना बनाया। सेना ने बताया इनका इस्तेमाल आतंकी कर रहे थे। वहीं हमास ने व्यापक संघर्ष की धमकी दी। युद्ध के बीच इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा में अरबी भाषा में लिखे पर्चे गिराए हैं। पर्चों में लोगों से उत्तरी गाजा खाली करने की चेतावनी दी गई है। वहीं इजरायल ने लेबनान सीमा से 14 गांवों को खाली करा लिया है। इजरायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में भी तनाव बढ़ रहा है। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना ने शरणार्थी शिविरों में आतंकवादियों के खिलाफ हमला बोला। उधर युद्ध शुरू होने के बाद से इजरायल लेबनान के हिजबुल्ला आतंकियों को भी रोजाना निशाना बनाया रहा है। लेबनान के साथ लगातार गोलीबारी हो रही है। हिजबुल्ला के आतंकी भी लगातार इजरायल को निशाना बना रहे हैं। इजरायली सेना ने सीरिया में दमिश्क और अलेप्पो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर हमले किए, जिससे दोनों में हवाई संचालन बंद हो गया। हमले के परिणामस्वरूप एक नागरिक कर्मचारी की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। इजरायली सेना ने कहा कि उसने वेस्ट बैंक के जेनिन में अल-अंसार मस्जिद के एक भूमिगत परिसर पर हवाई हमला किया। इसका इस्तेमाल हमास इस्लामिक जिहाद आंदोलनों के सदस्यों द्वारा किया जाता था। मस्जिद का उपयोग आतंकवादियों द्वारा हमलों की योजना बनाने और उसको अंजाम देने के लिए एक कमांड सेंटर के रूप में किया जाता था। हमास की विशिष्ट इकाई का सदस्य मारा गया। इजरायली सेना ने रविवार को कहा कि वह नुकबा विशिष्ट इकाई के एक सदस्य सहित हमास के कई लड़ाकों को मार गिराने में कामयाब रहा। बयान के मुताबिक इजरायली लड़ाकू विमानों ने शनिवार और रविवार को गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर सिलसिलेवार हमले भी किए। फलस्तीनियों के लिए राहत सामग्री लेकर 17 ट्रकों का एक काफिला रविवार को गाजा में दाखिल हुआ। राहत सामग्री की यह दूसरी खेप गाजा पहुंची है। मिस्र के सरकारी मीडिया ने यह जानकारी दी। इजरायल के हवाई हमलों के बीच घटते संसाधनों के कारण क्षेत्र के 20 लाख से अधिक निवासी बुनियादी जरूरत की चीजों के लिए संघर्ष कर रहे हैं।